हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब अच्छे होंगे। तो कल के वीडियो में आपने देखा था कि तंत्रिका तंत्र के बारे में हमने बताया था। मानव तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं, इस चीज़ को कल आपको हमने उस पिछले वाले वीडियो में सही ढंग से आपको समझाया था। मानव तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया था, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। पिछले वीडियो के हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दिला रहा हूँ। तंत्रिका तंत्र के दो भाग थे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र को मैंने कल वाले वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाया था। पिछले वीडियो में परिधीय तंत्रिका तंत्र को फिर से कितने भागों में बांटा गया था? दो भागों में, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को फिर से दो भागों में बांटा गया था, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र का वर्णन हमने पिछली वीडियो में कर दिया था और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, तो चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मानव मस्तिष्क की संरचना। मस्तिष्क जो होता है वो किसका भाग होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। तो बेटा देखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं परिभाषा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की परिभाषा मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु एवं इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु और इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं मिलकर एक तंत्र बनाती हैं। जिसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको मैंने शॉर्ट में क्या बोला था? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मैंने उसमें आरेख चित्र में बताया था आपको कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। कौन कौन से भाग थे? एक मस्तिष्क था और एक मेरुरज्जु था। तो देखो, मस्तिष्क और मेरुरज्जु इन दोनों से मिलकर और इन दोनों से निकलने वाली तंत्रिकाओं से मिलकर, मस्तिष्क और मेरुरज्जु तो हैं ही, लेकिन साथ में इनसे जो निकलने वाली कुछ तंत्रिकाएं होती हैं उनसे मिलकर ये जो पूरा तंत्र बनता है, इसको क्या कहा गया है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा गया है। अब देखो, इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपको पढ़नी है, मस्तिष्क को पढ़ना है। ठीक है ना। पहले हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे। ये परिभाषा आपको समझ आ गई होगी। अब मैं यहां पर नोट कर रहा हूं, मानव मस्तिष्क की संरचना। मानव मस्तिष्क की संरचना। देखो बेटा, अलग से क्वेश्चन होता है ये, मानव मस्तिष्क की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करो। तो आपको मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ संरचना को, और फिर साथ में इसका मैं चित्र भी बनाऊंगा। ठीक है ना। तो देखो, आपका जो मस्तिष्क है वो क्या है बताओ? देखो, हमारा मस्तिष्क शरीर का केंद्रीय अंग है। यह अत्यंत कोमल
अत्यंत कोमल अंग होता है जो कपाल की अस्थियों में उपस्थित होता है। कपाल के बेटा खोपड़ी थे। कपाल क्या है? ये जो पूरी खोपड़ी है इसको क्या बोलेंगे हम? कपाल। आपका जो मस्तिष्क है वो एक केंद्रीय अंग है और ये बड़ा ही कोमल अंग होता है जो कहाँ पर सुरक्षित होता है? कपाल की अस्थियों के अंदर। अब देखो, कपाल की अस्थियों में जो आपका एक कोमल अंग उपस्थित है इसको हम क्या बोल रहे हैं? मस्तिष्क बोल रहे हैं। ये जो मस्तिष्क है इसकी जो संरचना होती है, इसकी संरचना अत्यंत कैसी होती है? जटिल। इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल काम है। इसका औसत भार, वजन 1.5 किलोग्राम और घनत्व 1350 सीसी, मतलब अमूमन 13 से लेके 1350 सीसी होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये इसका घनत्व होता है। बहुत ही जटिल अंग है, ठीक है ना। आपका जो मस्तिष्क है कोमल है, इसलिए इसकी सुरक्षा कैसे होगी? मस्तिष्क के चारों ओर एक त्रिस्तरीय झिल्लियों का आवरण चढ़ा होता है। त्रिस्तरीय झिल्लियों का आवरण चढ़ा होता है। इन झिल्लियों के मध्य एक द्रव भरा होता है। झिल्ली के बीच में क्या भरा हुआ है? एक द्रव भरा हुआ है जिसे मस्तिष्क मेरुद्रव कहते हैं। जिसको क्या बोलोगे? मस्तिष्क मेरुद्रव कहते हैं। ठीक है, यह कौन द्रव? यह मस्तिष्क की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। ये जो मस्तिष्क मेरुद्रव है ये आपके मस्तिष्क के बाहर से जो कोई आघात या चोट लगती है उससे सुरक्षा करने का काम करता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये त्रिस्तरीय जो झिल्ली हैं ये किस तरह से चढ़ी होती हैं। ठीक है ना, और किस तरह से चढ़ी होने पर ये आपके मस्तिष्क की सुरक्षा कैसे करती हैं। आपका जो मस्तिष्क होता है वो हमने सबसे पहली लाइन में बताया है कि शरीर का कैसा अंग है? केंद्रीय। अब केंद्रीय अंग जो होगा वो क्या क्या करता है? आपके शरीर के संबंधित कोई भी
सूचना का विनिमय, आदेश और नियंत्रण मस्तिष्क शरीर की विभिन्न क्रियाओं, मस्तिष्क जो आपके शरीर की विभिन्न क्रियाएं होती हैं, उन सभी क्रियाओं से संबंधित सूचना, आदेश और नियंत्रण, क्रियाओं से संबंधित सूचना, आदेश व नियंत्रण का कार्य करता है। देखो एक बार इसको ढंग से आप ऊपर से एक एक लाइन को क्लियर कर लो। आपका जो मस्तिष्क है शरीर का केंद्रीय अंग है, ठीक है ना। केंद्रीय अंग का मतलब आपके शरीर के अंदर कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं होगी जिस पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं हो। यानी कि अधिकांशतया 99% जो प्रक्रियाएं हैं वो सब किसके अंडर में होती हैं? मस्तिष्क में। शरीर से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, चाहे आपका उन पर नियंत्रण है और चाहे नियंत्रण नहीं है, यानी कि आपकी ऐच्छिक क्रिया हों चाहे अनैच्छिक क्रिया हों, सभी क्रियाओं पर कंट्रोल कौन करेगा? मस्तिष्क करेगा। इसलिए इसको क्या बोला है हमने? केंद्रीय अंग। ये बड़ा ही कोमल है, बहुत ही कोमल अंग होता है। कहां पर रहता है? कपाल की अस्थियों में उपस्थित होता है। ये जो आपकी खोपड़ी होती है इसको क्या बोलेंगे हम? कपाल। इस कपाल की अस्थियों के अंदर कौन उपस्थित है? मस्तिष्क। इसकी संरचना अत्यंत जटिल है, यानी कि मस्तिष्क की जो संरचना होती है वो बहुत ही जटिल होती है और आज तक कोई भी वैज्ञानिक मस्तिष्क की पूरी संरचना को समझ पाने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाया है, ठीक है ना। इसलिए बड़ा ही इसकी संरचना को जटिल माना जाता है। इसका औसत भार, सॉरी यहाँ पे भार लिखना भूल गया मैं, औसत भार कितना है बताओ? 1.5 किलोग्राम, लगभग 1.5 किलोग्राम का होता है आपका मस्तिष्क। और इसका घनत्व जो माना गया है वो कितना माना गया है? 1350 सीसी। यानी कि कुछ प्राणी जो फीमेल होते हैं उनमें 1300 सीसी का होता है और मेल जो होते हैं उनके अंदर 1350 सीसी का होता है। मस्तिष्क चारों ओर से, आपका जो मस्तिष्क है वो चारों ओर से एक त्रिस्तरीय झिल्लियों के आवरण, मस्तिष्क के चारों ओर एक त्रिस्तरीय झिल्लियों का आवरण चढ़ा होता है। इन झिल्लियों के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे मस्तिष्क मेरु द्रव कहते हैं और यह मस्तिष्क के बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। मस्तिष्क जो है मस्तिष्क शरीर की विभिन्न क्रियाओं, मस्तिष्क जो है शरीर की विभिन्न क्रियाओं से संबंधित सूचना, आदेश और नियंत्रण का कार्य करता है। यानी कि जो केंद्रीय अंग की तरह काम करता है वो यहां पर बताया गया है। अब देखो मैं बता रहा था आपको कि कैक झिल्ली को आवरण चढ़ो रे? 3 झिल्ली इनको। जैसे मान लेता हूं ये आपका ब्रेन है, इस तरह से आपकी ब्रेन की संरचना बनती है, ठीक है ना। अब इस मस्तिष्क के ऊपर इस तरह से 3 झिल्ली चढ़ रही हैं, ये त्रिस्तरीय झिल्ली हो गई, ठीक है। अब ये त्रिस्तरीय जो झिल्ली हैं ये भी इसकी सुरक्षा करते हैं और इन झिल्लियों के बीच में छोटी छोटी सी खांच होती हैं। झिल्लियों के बीच में क्या उपस्थित होती है? छोटी मोटी खांचें उपस्थित होती हैं और उन खांचों के अंदर भरा हुआ है क्या? द्रव। क्या भरा हुआ है? द्रव। और इस द्रव को क्या बोला है? मस्तिष्क मेरु द्रव। क्या बोला है हमने? मस्तिष्क मेरु द्रव। ये बहुत ही मजबूत द्रव होता है, ठीक है ना। बहुत ही कैसा द्रव होता है? मजबूत द्रव होता है। अब यहां पर देखो मैंने इन झिल्लियों के नाम आपको लिखाए नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं इनके नाम आपको बता देता हूं। मस्तिष्क की जो पहली झिल्ली होती है उसको बोलते हैं हम ड्यूरामेटर। मस्तिष्क के सबसे ऊपर की जो झिल्ली है उसको क्या बोलते हैं हम? ड्यूरामेटर। उसके नीचे होती है
पाइया मेटर। मस्तिष्क की बीच वाली जो झिल्ली होती है वो कौन सी होती है? पाइया मेटर। और सबसे आंतरिक जो झिल्ली होती है वो होती है एरेक्नॉइड। उस झिल्ली को क्या नाम दिया गया है? एरेक्नॉइड। ठीक है, तो ये 3 झिल्लियां हैं, ड्यूरामेटर, पाइयामेटर, एरेक्नॉइड, जो मस्तिष्क के ऊपर चढ़ी हुई हैं। और ये तीनों झिल्लियां इस मस्तिष्क की एक तो संरचना को बनाए रखने में मदद करती हैं, इस मस्तिष्क की सुरक्षा करने का काम करती हैं। इन झिल्लियों के बीच में जो खांच पाई जाती हैं, उन खांचों के अंदर मस्तिष्क मेरुद्रव भरा होता है, और ये मस्तिष्क मेरुद्रव इन झिल्लियों के साथ मिलकर आपके मस्तिष्क की बाहर से पलने वाली जो आघात या चोट होती है उनसे रक्षा करने का काम करता है। समझ में आ रही है बात यहां तक? अब देखो ये कितना मजबूत होता है, इसका अंदाजा हम इस तरह से लगा सकते हैं कि ये बहुत ही कम मात्रा में आपके मस्तिष्क के अंदर उपस्थित होता है। ऐसा नहीं है कि आपके मस्तिष्क के अंदर 1 कटोरी 1 गिलास इतना द्रव भरा हो। तो इसकी ये कल्पना की जाती है कि ये इतना मजबूत होता है कि अगर इस द्रव को चिमटी से हम पकड़ लें और चिमटी से पकड़कर अगर इसे हम चंद्रमा तक ले जाते हैं तो पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक इसका एक ही तार बन जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं। इतना मजबूत होता है आपका मस्तिष्क मेरुद्रव, और इसीलिए इतना थोड़ा होने पर भी आपके मस्तिष्क को पूरी तरह से सुरक्षित रखता है। क्योंकि कई बार आप देखते होंगे, आप अपने मस्तिष्क के ऊपर, आप अपने सिर के ऊपर बहुत भारी वजन, भरकम वजन रख लेते हो ना, उसके बाद भी इसको कोई दिक्कत नहीं होती। कई बार इस पर चोट लग जाती है तब भी ये बच जाता है। तो इतने खतरनाक आघातों से इसकी सुरक्षा जब होती है तो उसकी सुरक्षा के लिए बड़े ही मजबूत उपकरण इसके अंदर रखे गए हैं। और मजबूत उपकरणों में सबसे पहला उपकरण तो क्या है? आपका कपाल की हड्डियां, जिसको खोपड़ी कहते हो, क्रेनियल कहते हैं। और इस क्रेनियल के अंदर एक गुफा बनी हुई है, इसके ऊपर ये कपाल की अस्थियां लगी हुई हैं और भीतर इस तरह की एक गुफा बनी हुई है। उस गुफा में आपका ब्रेन इस तरह से रखा हुआ है, ये मस्तिष्क उस गुफा के अंदर। अब ये क्रेनियल जो होता है, खोपड़ी की जो हड्डियां होती है, इसको चारों ओर से कवर करती हैं। और ये जो मस्तिष्क रखा है इसके ऊपर 3-4 झिल्लियों का ये आवरण चढ़ा हुआ है, और जिनके बीच में मस्तिष्क मेरुद्रव भरा हुआ है मजबूत वाला। तो इतना सुरक्षित होता है आपका मस्तिष्क, तब जाके ये अपना बचाव करके अपना काम करता है। और इसकी कोमलता का अंदाज हम इस तरह से लगा सकते हैं कि अगर मस्तिष्क को ओपन एयर में रख दें, खुले वातावरण में रख दें, और आपके सांस छोड़ने की जो वायु होती है उतने वेग की वायु अगर मस्तिष्क को टच करती है तो आपका ब्रेन डेड हो सकता है। इतना कोमल अंग होता है, यानी कि हम इसके ऊपर सांस नहीं छोड़ सकते। थोड़ी सी भी हवा का आघात लगने पर इसको नुकसान हो सकता है, इसलिए इसको अत्यंत कोमल अंग माना गया है। तो हम ये मस्तिष्क के बारे में सामान्य जानकारी आपको दी है। अब इसके बाद देखते हैं कि मानव मस्तिष्क जो होता है उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब आगे हम देखते हैं, तो आप इसको मस्तिष्क के बारे में जो जानकारी दी गई है इसको ठीक ढंग से नोट कर लें बेटा। और नोट करने के बाद मैं आपको बताता हूं कि मानव मस्तिष्क जो होता है, मानव मस्तिष्क को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? अग्र मस्तिष्क की। मैंने उसमें लिखवाया था आपको तंत्रिका तंत्र में, और एक बार मैं आपको और यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, आपका जो मस्तिष्क है, जैसे ये मान लिया आपका मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है?
थोड़ा सा गौर से देखना, बहुत जल्दी हमको ध्यान में आ जाएगी। 3 भागों में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है ना। अब अग्र मस्तिष्क जो होता है इसके मुख्य रूप से 3 भाग हैं। अग्र मस्तिष्क के मुख्य रूप से कितने भाग हैं? 3 भाग। कौन कौन से ध्यान रखने? प्रमस्तिष्क, पहला भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क। दूसरा भाग थैलेमस और तीसरा भाग है हाइपोथैलेमस, ठीक है। अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा है? फिर से हमने 3 भागों में, जो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखने हैं, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क जो होता है ये थोड़ा छोटा भाग होता है मस्तिष्क का, और अग्र मस्तिष्क जो होता है ये सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का। ये तो सबसे बड़ा भाग है, लगभग 2/3। ये बिल्कुल छोटा सा होता है। और 1/3 कौन सा होता है? पश्चिम मस्तिष्क। इसके अंदर, मध्य के अंदर तो 4 ठोस पिंड होते हैं। मध्य मस्तिष्क में क्या पाए जाते हैं? 4 ठोस पिंड पाए जाते हैं। ये 4 ठोस पिंड ऊपर के 2 दृष्टि के लिए और नीचे के 2 श्रवण के लिए। 4 पिंड हैं जो दृष्टि यानी कि आंख और श्रवण यानी कि कान, इसका कार्य कहां पर होता है? मध्य में। अब देखो ये पश्चिम मस्तिष्क है, इसको फिर से 3 भागों में बांटा गया है। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, दूसरा पोन्स और तीसरा है मेडुला, आंवला गेटा। तो ये थोड़ी सी मस्तिष्क की रे डायग्राम है, इसको थोड़ा सा गौर से देखो। इन बिंदुओं के तहत ही हमको, ये जो बिंदु यहां पर मैं दिखा रहा हूं आपको, इन बिंदुओं के तहत ही हमको मस्तिष्क की संरचना का वर्णन करना है, ठीक है ना। मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र, मध्य और पश्चिम। फिर अग्र मस्तिष्क जो होता है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, और इसको फिर से 3 भागों में बांटा गया है, प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। इन तीनों के अलग अलग काम हैं अग्र मस्तिष्क के अंदर। मध्य मस्तिष्क को, ये छोटा भाग होता है, 4 ठोस पिंड पाए जाते हैं, जिसमें 2 पिंड दृष्टि के लिए और 2 पिंड श्रवण के लिए उत्तरदायी होते हैं। फिर इसी प्रकार से पश्चिम मस्तिष्क को फिर से 3 भागों में बांटा गया है, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला आंवला गेटा। तो इन तीनों भागों के अंदर हम मानव मस्तिष्क की संरचना का वर्णन करने वाले हैं। समझ आ रही है ना बात? अब स्टार्ट करते हैं हम। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पहले अग्र मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क में किस किस को समझाना है? प्रमस्तिष्क को, थैलेमस को और हाइपोथैलेमस को, ठीक है ना। करें शुरू? चलो, ये नोट हो गया ऊपर का सब। अब देखते हैं हम भाई साहब, अग्र मस्तिष्क जो होता है वो किस तरह का होता है। देखो कितने भाग हैं? प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, तीनों भाग आ गए ना मिलकर अग्र मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। बताओ अग्र मस्तिष्क का निर्माण किसने किया है? प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, तीनों ने मिलकर निर्माण किया है। अब देखो प्रमस्तिष्क, सबसे मेन चीज है आपके मस्तिष्क के अंदर कौन सी? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का 80 से 85%, 80 से 85% भाग बनाता है। सबसे बड़ा भाग आपके मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क को माना गया है ना। और अग्र में उस सबसे बड़ा भाग कौन है?
प्रेमस्तिष्क। जो आपके टोटल जो मस्तिष्क है, पूरा जो मस्तिष्क है, उसका लगभग 80-85% भाग कौन है? अकेलो प्रेमस्तिष्क। ठीक है ना? यह वह भाग है जो ज्ञान, चेतना, सोचना, विचारना, स्मरण, कितने काम हो गए? ज्ञान, चेतना, सोचना, विचारना, स्मरण करना, और भी बहुत काम है, सब नहीं लिख रहा हूं मैं, आदि कार्य संपन्न करता है। आपका प्रेमस्तिष्क मुख्य रूप से काम करने कौन कौन से काम करता है? ज्ञान, यानी कि आपको जितना भी ज्ञान है, चेतना है, सोचना है, विचारना है, स्मरण करना है, ये सारे के सारे काम कौन करेगा? प्रेमस्तिष्क। ठीक है ना? आपका जो प्रेमस्तिष्क होता है, इसमें एक लंबी गहरी दरार होती है। ठीक है ना? इसमें एक लंबा गहरा दरार कह सकते हैं, बिदर कह सकते हैं। बिदर होता है जो इसे दाएं व बाएं, भाई प्रेमस्तिष्क हो गया, प्रेमस्तिष्क के बीच में है कि एक लंबी गहरी दरार सी जाएगी। जैसे ये प्रेमस्तिष्क है और ये प्रेमस्तिष्क है, इसके बीच में है कि ऐसी लंबी गहरी दरार, लंबी गहरी जो दरार जा रही है, इसको कह रहे हैं हम लंबा गहरा बिदर। ऐसी दरार सी आ रही है। ठीक है ना? जो यह दाएं और बाएं दो भागों में बांट रही है प्रेमस्तिष्क। समझ में आ रही है इन बात? लंबी गहरी दरार होती है जो प्रेमस्तिष्क को कितने भागों में बांटती है? दाएं और बाएं गोलार्धों में बांटती है। बांटती है। तो आपके प्रेमस्तिष्क में कितने गोलार्ध हो गए? दो। कौन कौन से? दाएं और बाएं गोलार्ध। ठीक है ना? दाएं और बाएं जो गोलार्ध है वो किसके कारण बने? प्रेमस्तिष्क में एक लंबी गहरी दरार है, उसने इसको दो भागों में बांट दिया है, जिसे दाएं और बाएं गोलार्ध में गोलार्ध के रूप में जानते हैं। अब ये जो गोलार्ध है, इस गोलार्ध के अंदर प्रत्येक गोलार्ध में एक द्रव होता है। प्रत्येक गोलार्ध में द्रव होता है, जिसको क्या बोलेंगे? धूसर द्रव। होता है। दाएं और बाएं जो गोलार्ध हैं, उन दोनों ही गोलार्धन में क्या होगा? धूसर द्रव। इसके बाहर की ओर का भाग को तो कॉर्टेक्स कहेंगे और अंदर की ओर क्या होगा? प्रत्येक गोलार्ध के अंदर धूसर द्रव पाया जाता है। धूसर द्रव कहाँ होता है? बाहर की ओर। जो बाहर की ओर, बाहर के ओर के भाग को क्या बोलते हैं हम? कॉर्टेक्स। तथा
यही गोलार्ध में अंदर की ओर श्वेत द्रव पाया जाता है। देखो साहब, ये समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा टिपिकल सा, लेकिन आपके प्रेम मस्तिष्क में एक लंबी गहरी दरार है, लंबा गहरा विदर है, जिसने इसको दो गोलार्ध दाएं और बाएं में बांट दियो। अब ये जो दोनों गोलार्ध हैं, इन गोलार्धों में जो इसका ऊपरी भाग होता है, जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स में से तो धूसर द्रव भरे रहे, और इसके भीतरी भाग को हम बोलते हैं मेडुला या मध्यांश, है ना। उसके अंदर कौन सा द्रव भरा होता है? श्वेत द्रव। अंदर की ओर कौन सा द्रव भरा हुआ है? श्वेत द्रव भरा होता है, जिसे मध्यांश कहते हैं। जिसे क्या बोलेंगे? मध्यांश। के मेडुला लिख दूं? मेडुला लिख दूं, जिसे मेडुला, जिसको क्या बोला है हमने? मेडुला, जिसको मेडुला कहते हैं। ये दोनों जो गोलार्ध होते हैं, ये दोनों गोलार्ध, अब बताओ गोलार्ध कहाँ है? प्रेम मस्तिष्क में। दोनों गोलार्ध आपस में कार्पस कैलोसम, मैं इन्वर्टेड कोमा बंद कर रहा हूं, यह कार्पस कैलोसम पट्टी द्वारा जुड़े रहते हैं। कार्पस कैलोसम पट्टी द्वारा जुड़ रहे हैं। दोनों के दोनों गोलार्ध आपस में कैसे जुड़ रहे हैं? कार्पस कैलोसम पट्टी द्वारा जुड़ रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो, प्रेम मस्तिष्क को चारों ओर से, प्रेम मस्तिष्क को चारों ओर से थैलेमस घेरे रहता है। प्रेम मस्तिष्क के चारों ओर से कौन घेरे रहेगा? थैलेमस। अब ये थैलेमस क्या काम करता है? यहां पर थैलेमस का मुख्य काम क्या होता है? यह को मतलब कौन है? थैलेमस। यह है संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाओं का केंद्र होता है। ये संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाओं का केंद्र होता है। कौन? थैलेमस। ये थैलेमस की बात हो गई है। अब देखो, अब आपके दो भाग आ गए, प्रेम मस्तिष्क आ गया, थैलेमस आ गया। तीसरा कौन सा रह गया है? हाइपोथैलेमस। ठीक है ना। ये जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस कहां पर है बताओ? मस्तिष्क के डायनसेफेलॉन भाग, नाम ध्यान रखना है थोड़ा सा। मस्तिष्क का कौन सा भाग है? डायनसेफेलॉन भाग। डायनसेफेलॉन भाग, ये डायनसेफेलॉन भाग में हाइपोथैलेमस
अग्र मस्तिष्क का भाग है। मैं यहाँ पे आए शब्द भूल को थोड़ा सुने लिखूं, अग्र मस्तिष्क के, अग्र मस्तिष्क के डायनसेफेलान भाग में हाइपोथैलेमस स्थित होता है। अब ये देखो हाइपोथैलेमस क्या काम करता है इसमें, किसमें, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस जो भाग है इसमें क्या क्या चीज होती है, भूख, प्यास, ताप, निद्रा, थकान आदि के केंद्र स्थित होते हैं। किसके अंदर, हाइपोथैलेमस के अंदर। यह हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है ना। देखो एक बार ये पूछा गया था कि भूख और प्यास का केंद्र कहां पर स्थित होता है हमारे मस्तिष्क में, तो आपको ध्यान रखना है हाइपोथैलेमस। कहां पर, हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क का कौन से भाग, हाइपोथैलेमस भाग में स्थित होता है, ठीक है ना। और जैसे हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाओं का केंद्र होता है, कौन सा बताओ, थैलेमस भाग। थैलेमस भाग किसका है, अग्र मस्तिष्क का थैलेमस भाग। समझ में आ रही। अब ये आपके अग्र मस्तिष्क के बारे में यहाँ लिखा है। अब इस अग्र मस्तिष्क को ढंग से देखना है। बताओ अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, प्रेमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। इसमें जो प्रेमस्तिष्क है ये आपके कुल मस्तिष्क का 80 से 85% भाग बनाता है, यानी कि सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, प्रेमस्तिष्क। और ये वो भाग है जो ज्ञान, चेतना, सोचना, विचारना, स्मरण आदि का कार्य संपन्न करता है। इसमें एक लंबा गहरा विदर होता है, प्रेमस्तिष्क के अंदर एक लंबा गहरा विदर होता है जो इसको कितने गोलार्धों में बांटता है, 2 गोलार्धों में, दाएं और बाएं गोलार्ध में बांटता है, ठीक है ना। प्रत्येक गोलार्ध में दूसरा द्रव होता है जो बाहर की ओर कॉर्टेक्स में है। जो गोलार्ध है उसके बाहरी भाग को तो क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोलेंगे। कॉर्टेक्स भाग में कौन सा द्रव भर रहा है, धूसर द्रव। और इसके भीतरी भाग को मध्यांश बोलेंगे। मध्यांश में कौन सा द्रव भर रहा है, श्वेत द्रव। समझ में आ रही बात। ये जो दोनों गोलार्ध हैं इनको आपस में जोड़ने वाली एक पट्टी होती है जिसको क्या बोलोगे, कार्पस कैलोसम पट्टी। क्या बोलेंगे, कार्पस कैलोसम पट्टी, ठीक है ना। अब प्रेमस्तिष्क को चारों तरफ से घेरने वाला भाग का नाम क्या है, थैलेमस। और थैलेमस क्या होता है, संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाओं का केंद्र होता है, ठीक है ना। संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाओं का केंद्र कौन होता है, थैलेमस भाग। इसके बाद अग्र मस्तिष्क का जो डायनसेफेलान भाग है, अग्र मस्तिष्क का डायनसेफेलान भाग, यहां पे ध्यान दीजिए, डायनसेफेलान भाग। इसमें कौन स्थित है, हाइपोथैलेमस। डायनसेफेलान भाग में कौन स्थित है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस का काम भूख, प्यास, ताप, निद्रा, थकान आदि के केंद्र इसमें स्थित होते हैं। यानी कि इन सारी की सारी क्रियाओं पर जो कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, वो किसका है, हाइपोथैलेमस का, ठीक है ना। तो ये अग्र मस्तिष्क की संरचना होगी बेटा, इसको ध्यान से देखो और चेक करना है और इसको नोट करिए ध्यान से। और नोट करने के बाद अब हम बात करेंगे आगे किसकी, मानव मस्तिष्क के अगले भाग की। और मानव मस्तिष्क का जो अगला भाग आ रहा है वो कौन सा होना चाहिए बताओ, मध्य मस्तिष्क। कौन सा होना चाहिए, मध्य मस्तिष्क। अब मध्य मस्तिष्क के बारे में हम नोट करते हैं और यहाँ पर हम मानव मस्तिष्क की संरचना का चित्र भी बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलो, नोट हो गया।